हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लॉ क्लासेस। आज मैं आपसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा, जिसको आप ध्यानपूर्वक सुनना। देखिए, जो लॉ है, विधि, वो दो प्रकार की होती है। एक मौलिक विधि यानी कि सबस्टेंटिव लॉ, मौलिक विधि, जिसमें कि हमारे जैसे भारतीय दंड संहिता है, संविदा अधिनियम है, जैसे कि हिंदू विधि है। हालांकि हिंदू विधि दोनों विधि होती है, तो हिंदू विधि छोड़ो। आप जो है संपत्ति अंतरण अधिनियम, आदि विधियां जो हैं मूल विधियां हैं। इनके अंतर्गत जो अपराध यानी कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अगर चोरी की गई, किसी व्यक्ति ने चोरी की, यानी कि उसने भारतीय दंड संहिता की धारा सेक्शन 379 के अंदर ऑफेंस किया, तो उसकी एफआईआर कहाँ लिखी जाएगी, उसका इन्वेस्टिगेशन कैसा होगा, उसका जांच किस प्रकार से, इंक्वायरी क्या हो, कौन करेगा, उसका ट्रायल कौन करेगा, पनिशमेंट कैसे दिया जाएगा, इसमें यहाँ बताया प्रक्रिया विधि। ये सब प्रक्रिया विधि में, प्रोसीजर लॉ में, ये दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो प्रावधान एफआईआर के, इन्वेस्टिगेशन के, इंक्वायरी के, ट्रायल के बताए गए हैं, वे जो है दंड प्रक्रिया संहिता में बताए गए। यानी कि अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के अंदर ऑफेंस है, लेकिन उसका प्रक्रिया यहाँ दी गई है। अब जो एविडेंस दी जाएगी यहाँ पर ट्रायल में, जो साक्ष्य दिया जाएगा, वो साक्ष्य के अंतर्गत जो मौखिक साक्ष्य हो सकता है, दस्तावेजी साक्ष्य हो सकता है, दस्तावेज में प्राथमिक साक्ष्य हो सकता है, द्वितीयक साक्ष्य हो सकता है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट होगा, उसमें जो है परीक्षाएं के क्रम किस प्रकार से होगा, पहले मुख्य परीक्षा होगी, प्रति परीक्षा होगी, पुनः परीक्षा होगी, लीडिंग क्वेश्चन भी होंगे, उसमें पक्षद्रोही साक्षी भी हो सकता है, उसमें जो है पूर्व कथनों की संपुष्टि या उसका खंडन भी हो सकता है। वो कहाँ होगा, वो दिया गया है साक्ष्य विधि के अंतर्गत। यानी कि प्रक्रिया विधि दो प्रकार के, साक्ष्य विधि के अंतर्गत जो एक प्रक्रिया विधि होती है, प्रक्रिया में दंड प्रक्रिया संहिता, जिसमें एफआईआर वगैरह है और जिसमें कि एविडेंस दिया जाएगा, साबित किया जाएगा अपनी चीज को कि चोरी फला व्यक्ति ने ही की थी। ये साबित आई विटनेस आएंगे मौखिक परीक्षा के अंतर्गत, दस्तावेज साक्ष्य होगा, उसकी फैक्ट ऑफ रेलिवेंसी आएगी, उसका एडमिशन भी हो सकता है, उसका कन्फेशन भी हो सकता है, को एक्यूट भी हो सकते हैं, उनके बारे में सब की सब जो बातें बताती है वो एविडेंस बताती है। यानी कि जो मूल विधि है उसको प्रक्रिया विधि के अंदर दंड, जो दंड से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता लगी, और अगर सिविल लॉज है तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर लगेगा, ये लागू होगा, यानी कि सीपीसी के अंतर्गत। अब मान लो ए और बी में संविदा से संबंधित कोई विवाद है, तो संविदा कहाँ बनी, किस प्रकार से बनी, क्या संविदा विधि की रिक्वायरमेंट पूरी हुई थी या नहीं हुई थी, और उन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया सेक्शन 73 के अंतर्गत किया है, तो यहाँ दावा किया जाएगा, वाद पत्र होगा। तो वाद पत्र की विवेचना कहाँ पर होगी, सीपीसी के अंतर्गत। कौन पक्षकार होंगे, ऑर्डर 1 के अंतर्गत है। कौन सा कोज ऑफ एक्शन होगा, ऑर्डर 2 में बताया गया है। और वहां पर ट्रायल होगा, साक्ष्य दिया जाएगा, वगैरह होगा, सब होगा, लेकिन साक्ष्य जो दिया जाएगा उस पर जो साक्ष्य विधि लागू होगी, यानी कि दस्तावेज साक्ष्य है या मौखिक साक्ष्य है, फैक्ट ऑफ रिलेवेंसी है, उसमें एडमिशन भी है या नहीं है, मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा होगी, तो वो जो है साक्ष्य विधि के अंतर्गत होगी। इसलिए चाहे वो सिविल लॉ हो, चाहे वो क्रिमिनल लॉ हो, यहाँ पर जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, जिससे कि प्रतिवादी पर या अभियुक्त पक्ष पर
को यहाँ पर दो सिद्धि प्रदान करने के लिए या उस पर जो है वहाँ वाद साबित करने के लिए साक्ष्य विधि का सहारा लिया जाता है। इसीलिए साक्ष्य विधि जो है यहाँ पर किसी मामले को परिणति अंतिम परिणाम देने के लिए साक्ष्य विधि रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है किसी भी केस की। इसीलिए साक्ष्य विधि का अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम जो है आपसे साक्ष्य विधि किस प्रकार से ड्राफ्ट तैयार हुए, ड्राफ्ट तैयार होने पर उनकी क्या नाम उसमें क्या प्रावधान किए गए उसके बारे में मैं आपसे अब विचार विमर्श करूँगा। तो भारत में वर्तमान जो साक्ष्य विधि है जो 1 सितंबर 1872 है, उससे पूर्व भारत में किस प्रकार की साक्ष्य विधि थी, लागू थी, क्या नियम थे, क्या कानून थे, ओरल था, डॉक्यूमेंट्री था वगैरह था, तो उसके बारे में देखिए। 1872 से पूर्व भारत में कोई लिखित साक्ष्य विधि नहीं थी। यहाँ पर जो प्राचीन काल से मुगल काल थे, सल्तनत काल थे, जो प्रक्रिया चली आ रही थी उसी पर जो अंग्रेज न्यायाधीश उसी पर जजमेंट देते थे। कोई क्या नाम संहिता बंद नहीं थी। संहिता बंद न होने पर, कोडिफाइड न होने पर इसका जो है कभी कभी पक्षकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ता था, उनको न्याय नहीं मिल पाता था। इसीलिए इसको कोडिफाइड करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस समय सर हेनरी मैन की अध्यक्षता में एक जो है ड्राफ्ट बिल तैयार किया गया 1868 में। सबसे पहले जो साक्ष्य विधि का जो ड्राफ्ट तैयार किया वो सर हेनरी मैन ने तैयार किया था। सन में 1868 में, लेकिन वो भारतीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ था, इसीलिए उसको जो नकार दिया गया। उसके बाद दूसरा आयोग बनाया गया सर स्टीफन की अध्यक्षता में। सर स्टीफन ने 1870 में ये बिल जो है ड्राफ्ट बिल जो है तैयार किया। इसको जो है यहाँ पर स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि ये जो सर स्टीफन द्वारा बिल तैयार किया गया ये पूर्णतः अंग्रेजी विधि पर आधारित था। इसमें मिक्सअप था और वो आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं करता, इसलिए उसको जो नकार दिया गया। सर स्टीफन ने 1870 में ड्राफ्ट बिल तैयार किया, जिसको कि 1872 में भारत की जो लेजिस्लेचर है उसने स्वीकार किया। ये एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872 बना। इसको जो है 15 मार्च 1872 में गवर्नर जनरल के सिग्नेचर हुए, ये लागू हो गया। और 1 सितंबर 1872 को जो है इसको भारत में लागू कर दिया गया। इसकी उद्देशिका भी है। देखो, हर अधिनियम की कोई उद्देशिका होती है जिसके अंतर्गत ये कार्य करना पड़ता है। इसकी उद्देशिका है कि साक्ष्य विधि को समेकन, कंसोलिडेट करना, समेकन, संशोधित समय समय पर और परिभाषित करना, इसके ये 3 उद्देश्य हैं जिनके अंतर्गत ये बना। अब साक्ष्य विधि जो है उसके 3 आधार हैं। ये एग्जाम पूछा जाता है, बताइए साक्ष्य विधि के कितने आधार हैं और या निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य विधि का आधार है, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। भारतीय यानी कि साक्ष्य विधि जो है उसके 3 आधार होते हैं। साक्ष्य विधि के 3 आधार। नंबर 1, पक्षकारों की ओर से जो साक्ष्य विधि विवाद विशेष तक यानी कि फैक्ट इन इशू तक सीमित होनी चाहिए, उसमें उसके बाहर नहीं आना चाहिए। विवादक
विषय तक सीमित होनी चाहिए, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, हेयर्स एविडेंस को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, अनुसूत साक्ष्य को। साक्ष्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। नंबर 3, दोनों पक्षकारों की ओर से, वादी प्रतिवादी या अभियोजन पक्ष या अभियुक्त पक्ष की ओर से सर्वोत्तम साक्ष्य जो है न्यायालय के समक्ष आना चाहिए। ये 3 आधार हैं जो कि साक्ष्य विधि के मूल आधार माने जाते हैं, क्योंकि अगर इन पर रहेगा तो केस में न्यायालय को न्याय करने में, निर्णय देने में सहायता उत्पन्न होगी। अगर इनसे अलग हम जाएंगे तो वहाँ पर जो है न्यायालय को अननेसेसरी बहुत सी चीज़ें जो है छांटनी पड़ती हैं, जिससे कि न्याय में देरी होती है। इसीलिए साक्ष्य विधि का ये आधार बनाया गया कि साक्ष्य जो है विवादक विषय तक सीमित होना चाहिए, हेयर्स एविडेंस को ग्रहण नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे जो है देरी होती है, सर्वोत्तम साक्ष्य बेस्ट एविडेंस जो है न्यायालय के समक्ष आनी चाहिए। अब देखते हैं हम कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है कब से इस प्रकार से, किस प्रकार से लागू किया गया वगैरह किया गया, उसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। कहाँ ये लागू होते हैं, किन न्यायालयों पर लागू नहीं होता, किन प्रोसीडिंग पर लागू नहीं होता और किन प्रोसीडिंग पर लागू होता है। नंबर 1 चीज़ है कि साक्ष्य विधि जो है यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू की गई थी। एक होता है वर्तमान, जैसे कि लेजिस्लेचर ने आपराधिक विधि जितनी भी है और वो प्रोस्पेक्टिव ही लागू होती है, लेकिन हमेशा साक्ष्य विधि या जितनी भी प्रक्रिया विधि हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू की जा सकती हैं। इसमें किसी भी उसका संविधान का या किसी विधि का उल्लंघन नहीं होता। तो यहाँ इसका भूतलक्षी प्रभाव दिया गया था, यानी कि ये 1 सितंबर 1872 से पूर्व जो मामले विचाराधीन थे उन पर भी ये एक्ट लागू होता है, यानी कि इसका रेट्रोस इफेक्ट है, भूतलक्षी प्रभाव। दूसरा, ये देशीय विधि है जिसको कि लेक्स फोरी कहते हैं। देशी विधि ये भारत में ही जो अपराध किए जाते हैं उन पर लागू होते हैं। भारत से बाहर जो अपराध किए जाते हैं और उनका विचारण भले जो भारत में किया जाता है तो ये जो है वहां लागू नहीं होती। केवल लेक्स फोरी, यह लेक्स लोक्सी लोगनी है, यानी कि आप इस विधि को जहां भी जाएंगे अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। ये जो है केवल भारत में के राज्य क्षेत्र में जो अपराध किए गए हैं, जो या जो संविधाएं की गई हैं, उन्हीं पर जो है साक्ष्य विधि लागू होती है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका बताइए भूतलक्षी प्रभाव है या लेक्स फोरी लो है या लेक्स लोक्सी लो है, तो ये लेक्स फोरी लो है। लेक्स लोक्सी लो नहीं है, हिंदू विधि अपनी लेक्स लोक्सी लो है, क्योंकि जहाँ भी जाएगा एक हिंदू दुनिया में कहीं भी जाएगा वो अपनी विधि को साथ लेकर जाएगा। अब आता है इसमें नेक्स्ट, ये जो है पूरे भारत में लागू होती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहले लागू नहीं होती थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से जो है ये J&K में भी लागू होती है। अब यहाँ देखिए कि जो इंडियन आर्मी एक्ट है या इंडियन नेवल एक्ट है या इंडियन जो एयरफोर्स डिसिप्लिन एक्ट है, यहाँ पर 3 एक्ट जो है, यानी कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना, जो डिसिप्लिन एक्ट है उन पर जो है साक्ष्य विधि लागू नहीं होती। लेकिन इनके डिसिप्लिन के अलावा अगर सेना न्यायालय है
और वे किसी चोरी के अपराध का विचारण करते हैं, तो यहाँ पर जो है यानी कि इनके अलावा अगर सेना न्यायालय और 379 या 302 या आदि भारतीय दंड संहिता के अंदर दंडनीय जो अपराध है उनका विचारण किया जाता है, तब जो है साक्ष्य विधि लागू होगी। क्योंकि सेना न्यायालयों के अंदर इन मामलों का विचारण जो के अंतर्गत जो विचारण किया जाए वो न्यायिक कार्रवाई की प्रकृति का होगा, जुडिशियल प्रोसीडिंग होगा। जब जुडिशियल प्रोसीडिंग होगा तो साक्ष्य विधि जो तुरंत लागू होगी। क्योंकि इनके अलावा यानी कि यहाँ पर जो भी न्यायिक कार्रवाई है, न्यायिक कार्रवाई को परिभाषित जो है यहाँ CRPC की धारा 2I में परिभाषित किया गया कि जहाँ न्यायालय वैध रूप से शपथ पर साक्ष्य ले सकता है उसको न्यायिक कार्रवाई कहते हैं। ये 2I में। तो न्यायिक कार्रवाई के अंतर्गत ये न्यायिक कार्रवाई नहीं है, ये जो सेना न्यायालय के समक्ष हुई है न्यायिक कार्रवाई, अगर इन अधिनियम धाराओं के अंतर्गत या भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कोई भी किसी भी ऑफेंस का सेना न्यायालय विचारण करती है तो वहां पर साक्ष्य विधि लागू होगी, क्योंकि वे न्यायिक कार्रवाई के अंतर्गत कार्य किए जाते हैं। इसी प्रकार से जैसा मध्यस्थ है, मध्यस्थ के समक्ष जो है कार्रवाई न्यायिक कार्रवाई नहीं मानी जाती, इसीलिए मध्यस्थ पर जो है साक्ष्य विधि लागू नहीं होती है। शपथ पत्र जो होते हैं उन पर भी साक्ष्य विधि लागू नहीं होती, लेकिन जहां किसी विशिष्ट विधि के अंतर्गत जो है ये प्रावधान कर दिया गया शपथ पत्र साक्ष्य में दिए जा सकते हैं तो वहां लागू होगी। जैसे कि CPC में के आदेश 19 के अंतर्गत बताया गया, शपथ पत्र के बारे में बताया गया है, तो वहां शपथ पत्र जो है साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, तो वहां पर जो है ये लागू होता है, यानी कि एविडेंस लागू होगा शपथ पत्रों पर। या ऑर्डर 18 रूल 4 के अंतर्गत जो एग्जामिनेशन चीफ होती है वह जो है यहाँ पर साक्ष्य मानी जाती है। मुख्य परीक्षा जो शपथ पत्र पर होती है वो साक्ष्य मानी जाती है CPC के अंतर्गत। इसी प्रकार CRPC की में भी इसके 3 अपवाद है, सेक्शन 294, 295 और 296 के अंतर्गत जो साक्ष्य शपथ पत्र पर लिया जाता है, तब यहाँ पर साक्ष्य विधि लागू होगी। इनके अलावा शपथ पत्रों पर साक्ष्य विधि के प्रावधान लागू नहीं होते, यानी कि साक्ष्य विधि शपथ पत्रों पर लागू नहीं होती, केवल CPC के ऑर्डर 19, ऑर्डर 18 रूल 4 या CRPC के धारा 294, 295, 296 के अंतर्गत। और मध्यस्थ कार्रवाइयों पर भी यहाँ पर साक्ष्य विधि लागू नहीं होती। विभागीय जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग होती है उस पर भी साक्ष्य विधि लागू नहीं होती। अवमानना की जो कार्रवाइयाँ हैं उन पर भी साक्ष्य विधि लागू नहीं होती। आर्टिकल 311 के अंतर्गत जो जांच की जाती है, किसी लोक सेवक को पद से हटाया गया और वहां जांच की गई, जब जांच करने के पश्चात उसको पद से हटाया जाता है, तो जांच पर भी साक्ष्य विधि लागू नहीं होती। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत जो संस्वीकृति अभिलिखित की जाती है अभियुक्त की, तो उस पर भी साक्ष्य विधि के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। तो यहाँ तक जो है मैंने आपसे इसमें ये प्राइमरी चीज़ बताई। उसके बाद दूसरा बताता हूँ कि साक्ष्य विधि में साक्ष्य विधि को कितने भागों में विभाजित किया गया है, इसमें कितने अध्याय हैं और कितनी धाराएं हैं। साक्ष्य विधि के में 3 भागों में विभाजित किया गया है और इसमें जो 11 अध्याय हैं और 167 जो धाराएं हैं, जिसके बारे में हम जो आपसे अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।